हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो हमारा सेट नंबर 9 है, जिसमें हम क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस को कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। इससे पहले के 8 वीडियोस आ चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ जाकर जल्दी से चेक करो। प्लस मैंने कमेंट में भी लिंक पिन कर दिया है, जो कि नाम क्या है इसका प्लेलिस्ट का, आपका एनसीईआरटी चैप्टर एमसीक्यूज। तो इससे आपको जो आपके 8 वीडियोस अपलोडेड है, आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लो। प्लस एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है उसमें पड़ा हुआ, क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का कंप्लीट वन शॉट में आपको 1 घंटे से अंदर का वीडियो है, जिसमें 45 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, नए हैं, आपने नहीं देखा होगा कहीं पे, कट कॉपी पेस्ट करा हुआ मटेरियल नहीं है, खुद का बनाया हुआ फ्रेम करा हुआ मटेरियल है। तो जाकर जरूर चेक कर लो और इस एनसीईआरटी सीरीज से जुड़ जाओ अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर एनसीईआरटी साइंस पूछी जाती है। तो ये सेशंस आपके चलते रहेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर थ्योरी की भी क्लासेस चल रही हैं। सीटेट वाले बच्चों की मैं थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट करा रही हूँ, प्लस यहाँ पर बीपीएससी वालों के लिए स्पेशली मैं एमसीक्यूज एनसीईआरटी को सॉल्व करवा रही हूँ। तो इन सब सेशन से जरूर जुड़िए, दोनों सेशन से, अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट हर जगह सेम होता है। तो आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 9 में एनिमल टिश्यूज को कंप्लीट। तो एनिमल टिश्यूज के सारे क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे, प्लस इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। यहाँ पर क्लासेस आपकी डेली 10 बजे सुबह से पहले, 10 बजे सुबह से पहले अपलोड हो जाती है, 5 मिनट पहले ही अपलोड हो जाती है। कभी कभार लेट होता है तो आपको पहले ही टेलीग्राम पे बता दिया जाता है कुछ कारण से जो भी लेट हो रहा है। अदरवाइज डेली क्लासेस अपलोड होती है। यहाँ पर आपकी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सीटेट वालों की क्लास चल रही है, प्लस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये हो गया बीपीएससी स्पेशल। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, बीपीएससी स्पेशल में अपनी एनसीईआरटी एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं। आप ही लोगों की डिमांड थी, उसी डिमांड पर ये सेशन को लाया गया है और सारे सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो सब लोग ज्वाइन करो, अपना काम निकालो, प्लस अपने गवर्नमेंट जॉब को लो और जल्दी जल्दी आकर फिर मेरे चैनल पर इंटरव्यू दो। ठीक है, तो आपका काम क्या है, अपने जॉब को क्लियर करना। चलो, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन में क्वेश्चन आपके कितने ठीक हो रहे हैं ये आपको मुझे बताना है जरूर से, ये आपका काम है। नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जरूर ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे वीडियोस लग रहे हैं। ठीक है, चलो सीधा तो सेशन को स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ। तो ये इसमें आपके टोटल जो बने हैं क्वेश्चन, ये 23 क्वेश्चन बने हैं। तो 23 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही साथ उन सभी लोगों का धन्यवाद जो कि अपने मार्क्स को कमेंट करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं, आपके सही क्वेश्चन कम हो पा रहे हैं, गलत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपके मार्क्स आपको देखने में गंदे लग रहे होंगे। पर आप खुद सोचिए कि जब आप इस तरीके से मार्क्स लिखेंगे तो आप वापस से क्या होगा, आप सोचेंगे एक बार और इसको मैं रिवाइज करके एक बार वापस से इसको सॉल्व करके देखूं। तो इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी शर्माइए मत, यहाँ पर कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। आप खुद अपना पढ़ रहे हैं, मैं खुद अपना अलग पढ़ा, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं। तो शर्माइए मत, बस पढ़ते रहिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए और आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो। तो बिल्कुल अब किसी का समय नहीं वेस्ट करूंगी। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा। क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग विच आर टिश्यूज। अब आपको क्या है, निम्नलिखित में से चयन करना है कि इसमें से उत्तक कौन सा है। तो आपको पता है कि उत्तक क्या होता है, उत्तक सेल से बने होते हैं, मतलब अगर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो एक साथ क्लस्टर बना लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, टिश्यू। मान लो ये क्या है, ये आपके ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब एक ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, एक साथ जब क्लस्टर बना लेंगे तो क्या बन जाएंगे, टिश्यू बना लेंगे। पर ये आपका क्या है, ये एक सेल है, तो इससे मत कंफ्यूज होइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है कि निम्नलिखित में से चयन करें कि कौन से उत्तक हैं। तो आपका क्या इसमें आंसर हो जाएगा, ब्लड उत्तक है, रक्त आपका उत्तक है कि आपकी मांसपेशियां हैं। थोड़ा जो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसमें देख रही हूँ मैं, मांसपेशी थर्ड पे है और आपका सेकंड ऊपर मसल्स सेकंड में है। मतलब जो आपके ऑप्शन है ऊपर नीचे हो गए, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैनेज कर लीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपका आंसर ही लिख देती हूँ डायरेक्ट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्लड, जस्ट अ सेकेंड, इसमें आपका आंसर है ब्लड और दूसरा है आपका मसल्स। तो ये आपके दोनों आंसर हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख ही दिया आंसर। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लड और मसल्स ये दोनों क्या होते हैं, आपके उत्तक होते हैं। ठीक है, चलो, और जो आपकी एग लिखा हुआ है, तो एग क्या है, एक तरह का सेल है। ठीक, सबसे बड़ा एग किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच
व्हाट इज द रोल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब आपको देखो इमेज में यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, सबसे पहले देखो कि एनिमल टिश्यूज में हमें कौन कौन से एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं। तो बहुत सारे एनिमल टिश्यूज हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे एनिमल टिश्यूज मैं आपको एक एक करके पढ़ाने वाली हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, तो बने रहिए। प्लस इसमें ये यहाँ पर बात हो रही है किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि उपकला उत्तक की क्या भूमिका है। तो क्या इसका रोल होता है, क्या ये प्रोटेक्टिव होता है नेचर में, कि ये फॉर्म करता है बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडीज सिस्टम सेपरेट, या इधर वन ऑफ टू, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि जो उपकला उत्तक होता है उसकी जो भूमिका, मतलब उसका जो रोल होता है वो प्रकृति में सुरक्षात्मक होते हैं, मतलब ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से, अगर आपकी एपिथेलियल टिश्यू नहीं प्रेजेंट होगी, मतलब ये बाहरी बाहरी सतह पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपने हाथ को देखेंगे तो हाथ के ऊपर की जो लेयर है ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो इसका मतलब ये कैसे होते हैं, ये एक सुरक्षात्मकता प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाह्य वातावरण से अंदरूनी वातावरण को, फिर फॉर्म बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अब आपके शरीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अब इन ऑर्गन्स को सेपरेट करने का भी काम कौन करता है, ये आपके उपकला उत्तक करते हैं। अगर ये उपकला उत्तक नहीं हो तो सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिसमैच हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो उसका सिस्टम जो है प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने की वजह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है ठीक, मोर देन वन ऑफ द अबव की तरफ। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए किस तरह का आपका ये हो जाता है एपिथेलियम टिश्यू। ये देखिए ये आपके सेल्स कुछ इस तरीके से अरेंज है। नीचे ये जो लेयर होती है ये हो जाती है नीचे वाली लेयर, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हर हर एपिथेलियल टिश्यू में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ये आपकी हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पर बताई गई है, और ये सारे टिश्यूज़ क्या है, एक साथ अरेंज्ड हैं। अब इसका मैं और चीज़ें नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे चलकर हमको और क्वेश्चन के माध्यम से एपिथेलियल टिश्यू को कवर करना है। तो अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर के, और बहुत जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट आउट द प्लेसेस वेयर एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रेजेंट। अब आपको उन जगहों को सेलेक्ट करना है जहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, मतलब उन स्थानों का चयन करें जहाँ उपकला उत्तक मौजूद होते हैं। स्किन एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स है, किंडल्स नहीं है, ये थोड़ा गूगल का ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, चलो मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर हो जाएगा, देखो इस वाली स्लाइड में, मतलब आपके जो ये पूरा सेक्शन है स्लाइड्स का, इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव वाले आंसर्स ज़्यादा आपको मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें मुझे पॉइंट्स को भी आपको क्लियर करना था, इसलिए मैंने सारे वो पॉइंट्स को ऐड करके आपको मोर देन वन ऑफ द अबव की तरफ ही आंसर को टिक करवाया है। पर आपको 1 2 3 पॉइंट्स, या 1 2 या 2 3 ये पॉइंट समझ में आने चाहिए कि कौन से आपके ठीक हैं और वो क्यों ठीक है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सबका आंसर 4 ही ऑप्शन आ रहा है, वो इसलिए है कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपका सही हो जाए। ठीक है, एक ही ऑप्शन से आप चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 आपका तीनों चीज़ें ठीक है। तो अब इसमें देखो एपिथेलियल टिश्यू आपका उपकला उत्तक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है स्किन के अंदर पाया जाता है, मतलब स्किन के ऊपर पाया जाता है। लाइनिंग ऑफ माउथ, जो आपकी माउथ है उसके ऊपर की जो लाइनिंग है वो उसमें पाया जाता है। फिर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, जो भी आपकी रक्त वाहिकाएँ हैं, धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी आपका ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। फिर लंग एल्वियोलाई, आपके लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं कुछ इस तरीके से, तो जहाँ पर क्या है गैसेस का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पर भी आपके एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं, उनसे बने होते हैं ये। फिर किडनी ट्यूब्यूल्स में जो आपकी किडनी है उस पर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उस वो भी किस चीज़ों से बने हैं, वो भी आपके किसके एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब एक जगहें हो गई जहाँ पर आपके एपिथेलियल, आपके उपकला उत्तक पाए जाते हैं। अब उपकला उत्तक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हाउ आर द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रेजेंट। उपकला उत्तक की कोशिकाएं किस प्रकार उपस्थित होती हैं, तो ये लूजली पैक्ड होती हैं, मतलब कोशिकाएं शिथिल रूप से पैक होती हैं, या द सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूस शीट। सेल्स नहीं है, ये सेल्स है। द सेल्स आर टाइटली पैक्ड
एंड फॉर्म कंटिन्यूस शीट्स, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपका फोर्थ वाले ऑप्शन में मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों करेक्ट है, इसके हिसाब से आपका आंसर बन जाता है ये। ठीक है, देख लेते हैं अब। तो इसमें जो सेल्स होती हैं, आप याद रखेंगे, जो कोशिकाएं होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज में, ये कैसी होती हैं, तो लूजली पैक नहीं होती। अगर लूजली पैक्ड होगी तो क्या होगा, आपके जो बाह्य वातावरण की जो चीज़ें हैं वो भी आपके सेल्स के अंदर, सॉरी आपकी लेयर के अंदर, स्किन की लेयर के अंदर या अंदर, अगर आपके शरीर में ये इस तरह की से आपकी लूजली पैक्ड रहेंगी तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा मटेरियल्स का, जो कि ईजिली नहीं होना चाहिए। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ ही चीज़ को सेलेक्ट कर कर ये लेयर के अंदर क्या करती है, लेकर आती है मटेरियल को, पर सारी चीज़ों को नहीं लाती हैं। इसलिए इनकी जो सेल्स होती हैं ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होती हैं और कंटिन्यूस शीट बनाती हैं, मतलब ज़रा भी इसमें गैप नहीं होता है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, या आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब कि ज़रा भी ज़्यादा जगह नहीं प्रेजेंट होती है, गैप्स नहीं होते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, एक और जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर ये ऐड किया है। एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। वही बात मैंने आपको बताई जो कि अगर आपके एपिथेलियल टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होंगे तो कोई भी चीज़ अंदर एंटर हो जाएगी जो कि आपके शरीर के लिए हार्मफुल होती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक तरह से बैरियर का काम करती है, और ये सिर्फ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का काम भी करती है साथ ही साथ। मतलब कुछ सिलेक्ट करके कुछ मटेरियल्स को अंदर लेती है और जो मटेरियल्स को नहीं लेना उसको नहीं लेती है। तो इसीलिए सेलेक्ट करके चीज़ों को अपने अंदर लेती है, और बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी जो चीज़ों को एक्सचेंज करना है सिर्फ वही चीज़ एक्सचेंज करती है, अदरवाइज अदर सब चीज़ों को क्या है, रोक देती है एज अ बैरियर की तरह। तो ये सर आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और कुछ लोगों का डाउट है कि ये जो बायो के सेक्शन है, टिश्यूज़ है, प्लांट टिश्यूज़ है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप सब के लिए, आप सब की सहूलियत के लिए देखिए, मैं एक आपको एक पोस्ट करूँगी यूट्यूब पे। एक पोस्ट रहेगा, उसके नीचे आपका क्या रहेगा, एक वीडियो रहेगा। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, या मैं एक शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ 2 मिनट का, जिसमें मैं ये बता दूँगी कि आपको ये नीचे कमेंट में जो दिया हुआ वीडियो है उसको देखना है। मैंने टिश्यूज़, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू इतने अच्छे से पढ़ाया है, व्हाइट बोर्ड पर एक एक पॉइंट को लिख कर पढ़ाया है, तो आपको वहाँ से बहुत समझ में आएगा। तो अगर आपको एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू में अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है, तो मैं वो छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना देती हूँ, नीचे उसी में आपका कमेंट में पोस्ट कर दूंगी उस वीडियो को, तो आप जाकर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मैं एक क्लास लेने वाली हूँ, जिसमें कि क्लास 9th की बायोलॉजी कंप्लीट एक रिवीजन के फॉर्म में थ्योरी का सेक्शन मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। उसको देख लीजिएगा, वापस से इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, तो आपका कंटेंट पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग के लिए प्रिपेयर हो रहा है, बस कंटेंट में लगी पड़ी हूँ रात रात भर प्रिपेयर करने के लिए, कि आप लोग की जॉब लग जाए। बस मेरी यही मतलब मेरी एक यही मंशा है मन से, कि आप सबकी जॉब लग जाए और आप फिर आकर मुझे बताएं कि बस क्लियर हो गया मैम पेपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आर फाउंड इन, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट, और आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, लंग एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये थोड़ा रटने वाला चैप्टर है, तो आपको रटना ही पड़ेगा। देखो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, अब देखो स्क्वैमस एपिथेलियम कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, स्क्वैमस हो गया मतलब सिंपल से चपटे हुए से सेल्स हैं, इसके फ्लैट से सेल्स हैं। क्यूबॉइडल में कुछ क्यूब के फॉर्म में कुछ ऐसे घन के आकार में आपका क्यूब्स के फॉर्म में आपका ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉल्यूमुलर में क्या हो जाएंगे, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े से कॉलम्स में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटिफाइड में क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से हेक्सागन की शेप में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड अरेंज रहेंगे। अब साथ साथ इसमें कुछ ऐसे आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, तो ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये भी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब कि जो सबसे पहला वाला एपिथेलियम है, ये वाला, इसको यहाँ पर देखना है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। मतलब ये लंग एल्वियोलाई में भी पाया जाता है, और आपका ये हो जाएगा इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जो कि आपने अभी देखा कि एपिथेलियम आपकी
ये कहाँ कहाँ आपको मिलती है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ ये था, सिंपल एक जनरल बात थी कि एपिथेलियम टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका स्किन हो गया, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया, लंग एनवलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स हो गया। ये तो एक जनरल पार्ट हो गया। अब इसी में क्या हो गया आपका, ये एपिथेलियल बहुत तरीके की होती है, जैसे कि आपकी सिंपल एपिथेलियम हो गई, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गई, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गई, फिर आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गई। तो बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यूज आपको पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ, इसको इसलिए बोलते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, तो ये टाइप्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि आपको अब देखना है ये। अब आपका पहला टाइप आ गया इसमें कि सिंपल स्क्वैमस हम पढ़ रहे हैं। कौन सा? ये एपिथेलियल के टाइप्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, जिससे कि अगर आपको जब ये पीडीएफ चाहिए होगी, आप मांगेंगे मुझसे। एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स हैं ये। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स हो गए ये। ठीक है ना। आइए देखेंगे कि जो सिंपल, अब हमने बात करी किसकी, अब यहाँ पर जो पहला टाइप आ गया आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, ये कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो हमें फर्स्ट वाले केस को देखना है। तो ये आपका इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल और लंग एल्वियोलाई में पाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं करेक्ट होगा, जबकि आपका एपिथेलियल सेल्स आपके स्किन में ही पाए जाते थे, लाइनिंग ऑफ माउथ में ही पाए जाते थे। पर यहाँ पर आपका ये ऑप्शन में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो, अगर थर्ड वाले ऑप्शन की बात करूँ, तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो जाता है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का। ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाला एग्जाम्पल किसका हो गया आपका? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे आपके? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। थोड़ा रटने वाला चैप्टर है, तो रटना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, एक दो बार देखोगे तो आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्किन एपिथेलियम इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्किन एपिथेलियम को, त्वचा उपकला को स्तरीकृत उपकला क्यों कहा जाता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा वापस से ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आइए देख लेते हैं। तो स्किन एपिथेलियम आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स एंड स्किन एपिथेलियम आर अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। अब आप देखेंगे क्या, यहाँ पर जो इमेज दी हुई है, ये इमेज को जरा देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में किस तरीके से यहाँ पे सेल्स अरेंज होते हैं। ये सेल्स देखिए एकदम एक तरह से लेयर्स के फॉर्म में अरेंज है, और एक दूसरे के फॉर्म, एक दूसरे के पास एकदम ऐसे सटे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न ऑफ लेयर्स बनाते हैं, और ये एक, जब लेयर्स एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाती हैं, तो इससे क्या होता है, वेयर और टेयर, मतलब तो जो आपकी टूट फूट है उसको वो रोकती है। इसीलिए स्किन एपिथेलियम क्या होता है, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। अपने हाथ को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ सेल्स ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे बिंदी बिंदी दिखेगी, तो उसी की बात हो रही है ये, यहाँ पर जो आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव की तरफ आप इस क्वेश्चन में चले जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम आर फाउंड इन। अब क्वेश्चन क्या है आपका कि सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन है, इधर वन ऑफ टू है, मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपने देखा होगा कि हेयर से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम है, अब आप वापस से इमेज को देखेंगे। सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम होता तो कुछ इस तरीके से होता कॉलम्स में, अब सिलिएटेड है तो मतलब यहाँ पर क्या है आपका, कुछ हेयर नूमी स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि जो आपके म्यूकस है उसको क्या करना है, उसको नीचे लेकर जाना है, इसीलिए ये सिलिएटेड प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान हो जाता है याद करना कि जो सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम होता है, ये कहाँ पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखना है इस स्लाइड में आपको, कि जो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर आपका कॉलुमिनर एपिथेलियम मिलता है। ठीक है, तो आपका सिलिएटेड नहीं होगा यहाँ पर, कॉलमनर। मैं इसको लिख देती हूँ जिससे कि आपके पास ये स्लाइड में पड़ा रहेगा। यहाँ पर आपका इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की जब बात करी जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, ये कॉलुमिनर एपिथेलियम में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको और लिख देती हूँ कि आपका इंटेस्टाइन में आपकी दो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और दूसरा आपका होता है सेक्रीशन।
ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन होता है जो कि कहाँ होता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में होता है, इसीलिए आपको टॉल सेल्स, ये जो आपके कॉलमिनल एपिथेलियम आपका प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीलिएटेड वेनी वाला सिंपल कॉलमिनल एपिथेलियम आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन। अब देख सकते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस तरीके से दिखता है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। तो आपका लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स और आपका डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड, तो यहाँ प्रेजेंट होता है क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो उसको याद करना पड़ेगा, एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ, कल मैं पोस्ट कर दूंगी। और उसमें क्या है, आपको एक बार इसका थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा। थ्योरी करने के बाद आप इस टिश्यूज वाले चैप्टर को करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको रटना ही है इसमें, इसलिए थ्योरी पढ़ना पहले ज़रूरी है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो कहाँ पाई जाती है, आपकी लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड, यहाँ पर आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ईजी था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्या है, घनाकार उपकला का क्या महत्व है, ये प्रोटेक्टिव होते हैं या ये उपकला अवरोध के पार गति को सुगम बनाते हैं, या यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, या उपयोग में से एक से अधिक, या उपयोग में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अब इंपॉर्टेंस क्या है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, जो भी अब तक हम इतनी देर से देख रहे थे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाए जा रहे थे, वापस से रिपीट कर लेंगे। और इसको मैं लिख भी दे रही हूँ स्लाइड पर, जिससे कि आप जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगी बात। तो ये आपके कहाँ थे, ये आपके पहली बात प्रेजेंट थे, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, और दूसरा डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, और यहाँ पर क्या है, ये दोनों जगह पर क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये काम क्या करते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करना, और फैसिलिटेट करते हैं क्या, प्रोवाइड करते हैं क्या, मैकेनिकल सपोर्ट को। और इनका ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में और डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड में ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when epithelium cells acquire additional specialization it is known as। अब कोई भी epithelial cell, ठीक है, जब epithelial cell एक अलग सा क्या है, एक अलग specialization, मतलब एक कुछ अलग से वो क्या करेगी अपनी, जैसे मान लो आप ये इस इमेज को देखो, अब इस इमेज को देखोगे तो समझ में आएगा। ये epithelial tissue इस तरह से प्रेजेंट है। जब epithelial tissues क्या है, अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ के कुछ इस तरीके से एक लूप सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब अभी तब क्या थे, कुछ एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सिंपल थे पहले epithelial tissues, अब क्या वो एक ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं। तो इन एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, इन स्पेशलाइज एपिथेलियम को क्या नाम दिया गया है, क्या ये सपोर्टिव एपिथेलियम है, या ये फंक्शनल एपिथेलियम है, या ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, या मोर देन वन ऑफ द सहायता उपकलक है, या कार्यात्मक उपकलक है, या ग्रंथि संबंधी उपकला है, क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ठीक है, अब आइए पढ़ लेते हैं क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, कि एपिथेलियल सेल्स ऑफन अक्वायर एडिशनल specialization as gland cells which can secrete substances as epithelial surface। अब देखो, जब epithelial cells, क्या मैंने बोला, ये एपिथेलियल सेल्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट थे, क्या हो गए, अब जब ये एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे तो क्या बन जाएंगे, अब स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम बन जाएंगे। अब इस स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम का नाम क्या दे दिया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम दे दिया। अब ये ग्लैंड्स, अब ग्लैंड्स का क्या काम होता है, कुछ चीज़ों को सेक्रीट करना, ठीक है, और एक टारगेट साइट पर भेजना। तो यहाँ पर जब जैसे ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, तो ये क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को सेक्रीट करते हैं, सब्सटेंसेस को सेक्रीट करेंगे, और क्या करेंगे, ये एपिथेलियल की जो आपकी लेयर है उस सरफेस के ऊपर ये भेज देते हैं। ठीक है, समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इज फॉर्म, दिस इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इजी सा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज, अब यहाँ से तो सारे क्वेश्चन आप सबको आते होंगे, आसान से हैं। फ्लूइड रक्त का द्रव्य मैट्रिक्स कहलाता है, तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि आपका प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं, जिसका आंसर है आपका प्लाज्मा। ये आप देख सकते हैं, ब्लड है, ये ब्लड पूरा फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसकी आपको इधर वाले पूरे पोर्शन को आपको देखना है, जिसमें ये रेड ब्लड सेल्स हो गया, ये आपके इधर सब ये सब क्या हो गए, सब वाइट ब्लड सेल्स हो गए, ल्यूकोसाइट्स इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, ये प्लेटलेट्स हो गए। ठीक,
और ये आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होगी। जो आपको फ्लूइड तरल पदार्थ है जो येलो येलो से दिख रहा है, ये क्या है, प्लाज्मा है। अबाउट 55% आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड में। ठीक, चलो, फ्लूइड पार्ट ऑफ अ ब्लड इज प्लाज्मा विच कंटेन्स। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जो फ्लूइड कंटेंट है वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ये तो क्वेश्चन आसान था 12th वाला क्वेश्चन, तो आप इसमें लगा देंगे मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स क्यों जरूरी होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरत होती है, और साथ ही साथ विटामिन के, कैल्शियम, आयन, इन सब की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये आपका क्या है, खून को लाल रंग का करते हैं। और लाल रंग का क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो कि रेड कलर का। डब्ल्यूबीसी का काम क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है आपको डिशम डिशम करना, मतलब फाइट करना अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 13 क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट। रक्त का कार्य प्रवाह एवं परिवहन करना है। अब किस चीज का परिवहन करता है या फ्लो करता है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आपका, गैसेस डाइजेस्टेड फूड हार्मोन, गैसेस डाइजेस्टेड फूड हार्मोन वेस्ट मटेरियल, या फूड एंड गैसेस, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुंच चुके हैं, आप सब मार्क करते जा रहे होंगे, गैसेस डाइजेस्टेड फूड हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल। तो सिर्फ ये हार्मोन तक नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जो आपके ब्लड में वेस्ट हो जाता है, तो वेस्ट वो भी तो ब्लड के फॉर्म में कहाँ पे जा रहा है, किडनी पे जा रहा है। ठीक है, फिर जो आपका वेस्ट में आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, वापस हार्ट में जा रहा है। तो इस तरीके से आपका जो वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं वो भी कहाँ जाते हैं, वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं इधर से उधर। ठीक है, तो गैसेस का आदान प्रदान, डाइजेस्टेड फूड का और हॉर्मोन्स का, और साथ साथ वेस्ट मटेरियल का भी आदान प्रदान का ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन इन अ बॉडी। बोन का क्या काम होता है बॉडी में, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, इट एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, फिर इधर वन और टू या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सीधी सीधी बात है, आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ठीक है। यह शरीर को सहारा देने के लिए एक ढांचा बनाता है, या मांसपेशियों को सहारा देता है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है। ठीक है, ये बोन को भी मसल्स को भी एंकर करता है, पकड़ कर रखता है, और सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एक तरह से कंकाल जिसको बोलते हैं। तो क्या है, सब चीज़ों को सपोर्ट करके ही तो रखा है उसने। तो ये हो गया आपका किसका, बोन का फंक्शन। फिर बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कंपाउंड ऑफ। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और एक क्वेश्चन आपको आता भी होगा कि जो बोन के सेल्स होते हैं ये एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, मतलब एक बहुत ही कड़क मैट्रिक्स, कठोर मैट्रिक्स के अंदर अंतर्निहित होते हैं, और जो कि यौगिक से बने हैं। अब किस यौगिक से बने हैं, मैग्नीशियम फॉस्फोरस, मैग्नीशियम कैल्शियम, फॉस्फोरस कैल्शियम, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नीशियम से कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू बोन्स आर कनेक्टेड ईच अदर बाय। अब दो बोन्स आपकी 16 क्वेश्चन को कर रहे हैं, दो बोन्स आपकी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, किससे, लिगामेंट से, बी एल बी। ठीक है, ऐसे हमने याद किया था, बल्ब से याद किया था, ब अधल ब, बल्ब से याद किया था बल्ब। तो बल्ब जैसे ही होगा, तो बल्ब में ल आ रहा है तो लो ल, ब ल बल्ब, तो ब और ल बल्ब से, तो अल एल हो जाएगा लिगामेंट। कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप इधर देखिए इमेज, ये एक बोन हो गई, बोन टू बोन कनेक्शन हमें दिखाना है। तो ये एक बोन दिख रही है, ये आपकी दूसरी बोन है। अब ये दो बोन को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये बीच का हो गया आपका ये लिगामेंट। तो ये पोर्शन हो गया क्या, लिगामेंट। तो दो बोन को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे और देखेंगे कि आपका टेंडन किसको कनेक्ट कर, दो बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट। ठीक है, ऐसे ही आगे देखेंगे हम कि बोन से मसल किस तरह से कनेक्टेड होती है। चलो अब देख लेते हैं लिगामेंट के बारे में, कि लिगामेंट कैसा होता है, इलास्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, इलास्टिक होता है, हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, या इलास्टिक एंड वीक होता है, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि इलास्टिक भी होता है और हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, मतलब काफ़ी ताकत होती है इसमें लिगामेंट में, और ये लचीलेदार होते हैं, इलास्टिक होते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पहुंच चुके हैं। टेंडन बोन, टेंडन कनेक्ट, टेंडन का काम क्या होता है, मसल से बोन को कनेक्ट करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये मसल टू बोन कनेक्ट करता है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यूज विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। आइए अब टेंडन को देख लेते हैं, मसल टू बोन कैसे कनेक्शन हो रहा है। तो अब देखेंगे किसको, मसल को। तो ये आपकी लाल लाल सी ये सब ये क्या हो गया, ये मसल हो गई। ठीक है, अब नीचे क्या है आपकी, नीचे ब्लू कलर से दिखा देती हूँ मैं, ये हो गई आपकी बोन। ठीक है, अब बीच में क्या दिख रहा है आपको,
बीच में आपको देखने को मिल रहा है ये जो एरिया है ये क्या है, टेंडन। तो मसल टू बोन, MTB या BTM। एमटीवी से याद किया था मैंने इसको, एमटीवी आता है ना जिसमें गाने चलते हैं, तो MTV ना होके बी हो गया, क्योंकि हम थोड़ा बोलना नहीं आता है, तो वी की जगह हम क्या बोलेंगे, MTB। ठीक है, सिर्फ याद तरीके करने के तरीके हैं, मैंने MTB से याद किया था। ठीक है, चलो, तो टेंडन कनेक्ट करेगा किससे, आपका मसल टू बोन। अब टेंडन फाइब्रस होते हैं और ग्रेट स्ट्रेंथ इसमें होती है, पर ये इनके पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, अब कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका कॉलर बोन में होता है कि नोज ईयर ट्रैकिया में होता है कि जॉइंट्स में होता है, मतलब उपास्थि आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ उपस्थित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि ये आपके नोज ईयर ट्रैकिया और लैरिंग्स में तो होती ही होती है। और आप, मुझे पक्का पता था कि आप सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा कर आते, पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एट जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स, जहाँ पर बोन्स के बीच में, जहाँ पे दो बोन्स होती हैं और एक दो बोन्स के बीच का जो जॉइंट होता है, ठीक है, ये दो बोन्स हो गई, इसके बीच का जो जॉइंट है वहाँ भी क्या प्रेजेंट होती है, वहाँ पे ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो जॉइंट वाले पोर्शन, जहाँ पे आपकी उंगली मुड़ रही है, जहाँ पे आपकी एल्बो मुड़ रही है, तो जॉइंट वाले एरिया में क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बाकी तो ईयर, नोज, ट्रैकिया, ये सब तो सबको पता है। तो कार्टिलेज क्या काम करता है, कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सर्फेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। Which type of connective tissue is found between the skin and muscles around blood vessels and nerves and in bone marrow? मतलब किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका। अब बात कर रहे हैं हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। त्वचा, मांसपेशियों के बीच, रक्त वाहिका और तंत्रिका के आसपास और अस्थि मज्जा के में किस प्रकार का संयोज उत्तक पाया जाता है, संयोजी उत्तक। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड द बोन मैरो। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो इसका जो टिश्यूज में रिपेयरिंग का काम कौन कराता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की मदद से काम होता है। तो ये सब पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, नेम दैट प्रोटीन। मांसपेशियों में विशेष प्रोटीन होती है जो सिकुड़ने और शिथिल होकर गति उत्पन्न करते हैं, उस प्रोटीन का नाम बताएं। तो उस प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, सुकड़ता हुआ प्रोटीन होता है। अब आप इस इमेज को देखेंगे, जैसे ही क्या है, ये आपकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, दिख रही हैं आपको, ये मसल्स हैं आपकी, ये मसल, ये भी मसल और ये भी मसल है। ठीक है, अब जैसे ही क्या हुआ, जब आपने इसको पूरा फुल हाथ खोल दिया है, तो क्या है, मतलब इस तरह से जब पूरा स्ट्रेच आउट कर दिया है, तो अब ये रिलैक्स हो गई हैं मसल्स। और जैसे ही क्या है, इसको फोल्ड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये क्या हो जाती हैं, बाइसेप्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और देखो, हमेशा क्या होता है, दो मसल्स साथ में काम करती हैं, इस बात को याद रखेंगे। कोई भी अगर मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, तो दो मसल्स हमेशा साथ में काम करेगी, एक रिलैक्स करती है और एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो अब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो आपको दिख रहा है, ऊपर वाली बाइसेप्स है, नीचे वाले ट्राइसेप्स हैं। ठीक, अब जैसे ही ये ओपन हो जाएगी, ये ओपन हो रही है, तो ओपन होने से क्या होगा, आप खुद करके देखिए, आपको ऊपर वाली जो है, ऊपर वाली इधर की जो मसल है ऊपर वाले साइड की, ये कैसी दिखेगी, रिलैक्स कंडीशन में दिखेगी, पर नीचे से थोड़ी सी आपको ताकत लगानी पड़ रही है, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब जब क्या है, इसको आप वापस से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, तो अब ऊपर वाली मसल्स क्या हो जाएंगे, अभी कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टेज में आ जाएंगी, और नीचे वाली क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगी। इसीलिए जब मैंने अभी क्लास 6 वाले एनसीईआरटी बुक में जब एमसीक्यू कराए थे, तो उसी में ये क्वेश्चन था कि टू मसल्स वर्क टुगेदर, तो कोई भी अगर बोन को मूव करना है, तो हमेशा क्या है, कोई भी दो मसल्स एक साथ काम करती है, एक रिलैक्स करती है और एक क्या करती है, एक आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये अगर आपने स्लाइड देखी होगी, तो ये क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। ठीक है, इसको आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन तो ईजी था, क्वेश्चन में तो प्रोटीन पूछा था, तो प्रोटीन का नाम हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स, स्वैच्छिक मांसपेशियों का दूसरा नाम क्या है। तो आपका 22nd वाले क्वेश्चन को देखेंगे आप, तो इसका हो जाएगा आपका स्केलेटल मसल्स,
और दूसरा हो जाएगा स्ट्राइटेड मसल्स। तो स्ट्राइटेड मसल्स और आपका स्केलेटल मसल्स दोनों को कौन सी मसल्स, मतलब इन सब का नाम क्या है, वॉलंटरी मसल्स इसका नाम होता है। ठीक, वॉलंटरी मसल्स मतलब ऐसी मसल्स जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं, जैसे अपने हाथ का हिलाना, पैर का हिलाना, अपने मुंडी का हिलाना। तो ये सब क्या है, हमारे वॉलंटरी एक्शंस है। इनवॉलंटरी कैसे होते हैं, जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती, जैसे हार्ट का बीट होना, सांस लेना, या आपका दिल का हार्ट का बीट होना तो हो ही गया। फिर आपका खाने का नीचे आना, मतलब जो आपने मुंह में लिया वो इसोफेगस के थ्रू क्या है, नीचे आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। अब स्केलेटल मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्केलेटल मतलब कि आपका कंकाल से मतलब रिलेशन है। तो वॉलेंट्री मसल्स में क्या होगा, कंकाल का ही तो काम है, अपना हाथ कंकाल की तरह मतलब पूरा हिला दो, तो वो क्या हो गया, वॉलेंट्री एक्शन हो गया। इससे आप याद कर सकते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड और स्ट्राइशंस। अब ये ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाते हैं, इसलिए इसको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोला जाता है। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का। द अदर नेम ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स का दूसरा नाम क्या है, अनैच्छिक मांसपेशियों का दूसरा नाम क्या है, स्मूथ मसल है कि स्केलेटल है कि अनस्ट्राइटेड है कि मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका वापस से मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ठीक है। स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ है मतलब कि अपने आप कैसे याद रखेंगे कि एकदम स्मूथली अपने आप हार्ट बीट हो रहा है, खाने का डाइजेशन हो, खाना ऊपर से नीचे जा रहा है, किडनी अपने आप काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें कैसी हो गई, अनैच्छिक हो गई, कि हम इच्छा नहीं कर रहे हैं फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो स्मूथली चलती चली जा रही हैं, और ये अनस्ट्राइटेड हो जाएंगी, जैसे इसकी रिवर्स जो कि आपकी ऊपर आपने देखी थी। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और इसका मैं एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ जो मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें कि आपको ये बताऊंगी कि आपको ये नीचे कमेंट में जो दिया है उस वीडियो को क्लिक करना है और देखना है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो आप उसे क्लियर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है।